अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम जिसका बहुत शोर होगा हम देख रहे थे, सुन रहे थे, फाइनली ये तरमीम जो है ये ना सिर्फ ये कि वफाकी काबीना से पास हो गई है, बल्कि इसके साथ साथ सेनेट में इसको मंजूरी के लिए पेश भी कर दिया गया है। अब ये जो तरमीम है इसके कुछ निकात और कुछ शिक्कें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा मैं आपको डिटेल भी शेयर थोड़ी बहुत कर देती हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी मीडिया में काफ़ी डिस्कस हो रही थी, तो ये उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें अब रिवील हो चुकी हैं। अच्छा, अब इसमें जो 2-3 अहम पॉइंट्स हैं, एक तो ज़ाहिर है जो 243 आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट है, आईनी अदालत का क़याम है, और फिर इसी तरह से जो जजेस ट्रांसफ़र है उसका इख्तियार है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इसमें की गई हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ बातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी की मान ली गई हैं, जो कि पहले ही शायद उन्हें पता था कि उनकी मान ली जाएंगी, और उसके बाद ANP ने भी जो है इन तरमीम की हिमायत कर दी है। अपोजिशन जमातों ने यकीनी तौर पर इसके ऊपर शोर मचाया है और वो इसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर रिएक्शंस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको इसकी चीदा चीदा कुछ बातें भी बता देती हूँ, साथ साथ जो रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। और थर्डली, शाहिद आफरीदी साहब ने एक दफ़ा फिर हर्जा सराई की है इमरान रियाज भाई के ऊपर, तो उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे कि उनको आखिर क्या प्रॉब्लम है, बार बार उसका जिक्र क्यों करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं कि जो मुसव्वदा सेनेट में पेश किया गया है उसके मुताबिक 243 में जो तरमीम की गई हैं उसमें जो फील्ड मार्शल साहब का ओहदा है उसको ताहयात यानी कि बना दिया गया है, जिसके अंदर उन्हें रैंक और यूनिफॉर्म और मुराद जो है वो ताहयात मिलती रहेंगी, यानी कि वो हमेशा यूनिफॉर्म में रहेंगे। दूसरा उनके लिए जो बात है इसमें ये कि फील्ड मार्शल को उनके ओहदे से हटाने के लिए आपको बेसिकली मुश्तरका इजलास जो है पार्लियामेंट का बुलाना पड़ेगा, यानी कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास एक साथ बुलाना होगा, और उस इजलास में 2/3 मेजॉरिटी से, जो तकरीबन अभी जो तादाद है उसके हिसाब से 292 बनती है, उसकी अक्सरियत से जो है आप फील्ड मार्शल को उनके ओहदे से हटाने के मजाज होंगे। तीसरी चीज़ ये कि जो बर्री फौज के सरबराह हैं वही जो है वो तमाम अफवाज के सरबराह होंगे। और फिर चौथी बात यह कि फील्ड मार्शल के खिलाफ अदालत में कोई केस भी नहीं चलाया जा सकेगा, यानी उन्हें इस्तिस्ना हासिल होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो सदर मुमलिकत के तकरीबन बराबर हो चुका है। सदर मुमलिकत को भी ओहदे से हटाने के लिए, इम्पीचमेंट के लिए आपको मुश्तरका जो इजलास है उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसी तरह से जो उनको भी इस्तिस्ना हासिल है कि उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं चलाए जा सकते, वो वाली इंडेमनिटी जो है वो आपके फील्ड मार्शल को भी हासिल हो चुकी है। तीसरी चीज़ जो है कि वो बर्री फौज के सरबराह जो होंगे और वो ताहयात रहेंगे। तो ये वो कुछ चीज़ें, जैसे सदर जो हैं वो एक दफ़ा आपके साथ एंटाइटल हो जाते हैं तो फिर आपको लोग फॉर्मर प्रेसिडेंट ही कहते रहते हैं, तो आपको मुराद भी ताज़िंदगी मिलती रहती है। तो इसी तरह से अब इन्होंने इसका भी ओहदा जो है वो इसी तरह से इक्विवेलेंट कर दिया ऑलमोस्ट सदर मुमलिकत के। पहले जो कमांड थी वो होल एंड सोल, अगर अफवाज पाकिस्तान की जो कमांड थी, सुप्रीम कमांडर जो थे उसके, वो सदर मुमलिकत थे, और सदर मुमलिकत जो आर्मी चीफ भी अपॉइंट करते थे, बाकी अपॉइंटमेंट्स भी करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये जो चीज़ें हैं आप कह सकते हैं कि जो आपके नया ओहदा जो चीफ ऑफ डिफेंस का बनाया गया है, ये दोनों इसको इक्वली पावर्स को इंजॉय कर सकेंगे, और इसमें जो है अब वो जो एक आप कह लेते थे कि जी ये उसके अंडर है या उसके अंडर है, तो वो वाली जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें कुछ सवालात भी हैं कि जो चीफ ऑफ डिफेंस का आप ओहदा बना रहे हैं उसकी हवाले से कुछ एम्बिग्विटीज़ ज़रूर हैं कि वो ओहदे की मुद्दत क्या होगी, उसकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या होगा, उसका रिमूवल का तरीकाकार क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से अभी अनआंसर्ड भी हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपने ये तो तय कर दिया है कि जी ये आपके पास इख्तियारात हैं और इस तरह से आप जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इससे जो आपका एक पूरा सिस्टम है, क्योंकि जो आइन है उसने बेसिकली आपको बैलेंस ऑफ पावर का एक तस्वुर दिया था कि कोई भी एक इदारा जो है वो किसी तरह भी अपनी डोमिनेंस जो है वो कायम ना कर सके, और सबके पास कुछ ना कुछ इख्तियारात भी होंगे और कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस भी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, और कोई उनको आंसरेबल भी कर सकेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। अभी बड़ी खुशी खुशी नून लीग
और पीपल्स पार्टी अभी बड़े शादियाने बजा रहे कि जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन असल बात यह है कि आइडिया इनको भी है इंटरनली कि इन्होंने अपने हाथ पांव खुद काट दिए हैं। जमहूरियत को आपने कमज़ोर किया है। आपने जो आपके पास एक पावर होती थी और वो भी बस एक कागजी सी पावर होती थी, आपने वो भी अपना तकल्लुफ जो है, वो भी जो अपना बोझ और पावर है वो भी उतार के आपने साइड पे रख दी है। तो ये एक बेसिकली अब आपके पास बहुत से लोग तो आज ये तक बात करें कि ये आखिरी गलती है जो पीपल्स पार्टी और PMLN ने कर दी है, जिसका मकसद क्या है कि इस बात करने का मकसद ये है कि जब आपकी कोई ज़रूरत ही ना रहे तो फिर आपने अगले बंदे को इतना एम्पावर कर दिया हो तो वो जब चाहे आपको उठा के परा फेंक दे और कहे कि भाई उसके खिलाफ तो आप कोई इवन जाके केस नहीं कर सकते हैं। तो जब आप एक बंदे को इतना मजबूत कर दें कि उसको आपकी भी ज़रूरत ना रहे तो वो आपकी लायबिलिटी क्यों उठाए फिरेगा, जबकि आपके पल्ले तो ना सिर्फ ये कि वोट नहीं है, अवामी सपोर्ट नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है, तो वो आपका बोझ क्यों उठा के फिरेगा। तो आज बहुत से लोग इन्हें ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करते नज़र आए कि आपने बेसिकली ना सिर्फ ये कि ओवरऑल मुल्क में इदारों को कमज़ोर किया, आपने जमहूरियत को कमज़ोर किया, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल बेनिफिट की भी बात करें तो वो भी आपको नहीं मिलना। इन दी एंड आपको भी अब ठुड्डे ही मिलने हैं। आपने जुडिशरी को इतना कमज़ोर कर दिया है कि यहाँ पर आपने एक आईनी अदालत बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत जो है वो बिल्कुल एक मातहत अदालत जैसी हो गई है, जहाँ पे आप तलाक मुकदमे और 2 मरला ज़मीनों के जाके फैसले लिया करेंगे, और जो आपके अहम मामलात आईनी तशरीह का मामला है वो जाके आईनी अदालत में होगा। जबकि इससे पहले आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसमें ये बात तयशुदा थी कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो आईनी अदालत होगी, मतलब ये कि आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आपको जाना होगा। लेकिन अब आपने एक नई अदालत उसके लिए बना दी है, और उसके अंदर भी फिर आपने जो क्राइटेरिया बना दिया है कि उस जो नई अदालत के जज हैं वो कौन हो सकते हैं, तो वो भी आप सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या फिर 7 साल जो कोई हाई कोर्ट का जज रहा हो तो डायरेक्टली उसको भी आप वफाकी आईनी अदालत का जज बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर वकील हैं तो आपके लिए फिर भी चांस है। आपका एक तो ये कि 20 साल वकालत का तजुर्बा हो और आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हों, तो फिर आप जो है इवन जज नहीं भी बने कभी जिंदगी में तो तब भी आप जाके आईनी अदालत के जज बन सकते हैं। तो इसमें फिर नवाजने के लिए कि कोई अगर ऐसा लॉयर है जो कि आप समझते हैं कि आपके लिए बड़ा काम करता रहा है आपकी जमात के लिए, तो आप उसको नवाजने के लिए वफाकी आईनी अदालत का सीधा सीधा लॉयल जो आपकी पार्टी से बंदा हो उसको जाके आप जज लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जनाब आप जो है वो 20 साल का तजर्बा भी रखते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, तो आप जाके वफाकी आईनी अदालत के जज भी लग सकते हैं। तो ये इन्होंने इसमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जैसे पर्सन स्पेसिफिक करके जो है वो कार्रवाइयाँ डाली हुई हैं। इसके अलावा जो जजेस की ट्रांसफर का इख्तियार है उसके ऊपर तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी की तकरीबन कबूल की गई है। अब आप अगर ओवरऑल देखें तो बहुत से लोग इसके ऊपर ये भी बात कर रहे हैं कि जनाब ये अगर कोई तरमीम हुई भी है तो अवाम का इससे क्या लेना देना। देखिए ये बड़ी बारीक वारदात है कि अवाम को इस पूरे प्रोसेस से इस तरह लाताल्लुक कर भी दिया गया है और उन्हें बताया ये जा रहा है कि भाई आप लाताल्लुक ही हैं, आप बेफिक्र रहें, आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, जो भी हम कर रहे हैं वो आपस में हमारी धींगा मुश्ती है, एक पावर का खींचा तानी है, एक पावर की आपको कह लें कि लालच है कि कौन किसको ज़्यादा पावर पहुंचा दे और हासिल कर सके, लेकिन आपका कोई मसला नहीं है इसमें। तो पहली बात तो ये कि आइन क्या है, आइन तो है ही अवाम और रियासत के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये ठीक है कि आपने जो बेसिक चीज़ें हैं जो अवाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके ऊपर तरमीमें नहीं की, वो तो आपकी प्रायोरिटी भी नहीं होती कि अवाम को कैसे आपने बेनिफिट पहुंचाना है, तो आपने हमेशा अपने लिए ही तरमीमें की हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो तरमीमें अवाम को ही जाके नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए अगर आपको कोई ये कह रहा है कि जनाब ये पहले ऐसा था तो अभी भी ऐसा ही है, तो क्या है भाई, बात ये है कि इसमें आपके नुकसान की बात ये है कि जो आपका पूरा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसको आपकी मर्जी के बगैर टोटली बदल दिया गया और उसको आपको ये बताना भी पसंद नहीं किया गया, आपसे पूछना भी पसंद नहीं किया गया कि जनाब आपके लिए ये चीज़ें काबिल कबूल हैं या नहीं हैं। हत्ता कि मीडिया पर
ओपन डिबेट तक नहीं करवाई गई कि कहीं इस पे अवाम जो है अपना रिएक्शन ना दे दे। तो इस तरीके से जब भी कोई काम डाला जाता है तो वो कितने भी फायदे का हो, सबको पता चल जाता है कि नंबर 1 उसमें बदनीयती है, नंबर 2 ये कि ये बेसिकली आपने रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को बड़ी सीक्रेसी के साथ किया होता है। अब आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर आपको चाहिए था कि आप स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते। आप सुप्रीम कोर्ट पूरी ख़त्म करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कोई मुशावरत करते, कोई पता लगता कि वहाँ का जो इदारा है वो इसके ऊपर क्या राय रखता है। आपने अगर कोई फ़ौज से मुतालिक जो है वो किया है तो हमें नहीं पता कि फ़ौज के साथ वैसे आपकी क्या कोलैबोरेशन पीछे रही होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिन भी इदारों से मुतालिक आप कोई तरमीम कर रहे हैं उनसे आपने कोई किसी किस्म की मुशावरत नहीं की, आपने सिविल सोसाइटी से मुशावरत नहीं की, आपने कोई थिंक टैंक नहीं बनाया, आपने कोई मीडिया डिबेट ओपन नहीं की, आपने इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दरमियान कोई डिबेट नहीं होने दी। ठीक है कि आपके पास मांग तांग के माले गनीमत से बंदूक की नोक पर जिस तरह भी आपने एक 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ली, लेकिन क्या इसका मतलब है कि ऑपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती? पार्लियामेंट में एक अच्छी खासी बड़ी तादाद में ऑपोजिशन बैठी हुई है जो कि इस वक्त मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। आपने इतने बड़े स्ट्रक्चर में तरमीम की अगर ज़रूरत महसूस की थी और अगर आप बदनीयत ना होते तो आप उनको साथ बिठाते, आप उनसे साथ बैठ के मुशावरत करते और उनकी हिमायत लेने की कोशिश करते। देखिए, जो आईनी तरमीम का मामला है वो कोई एक आम कानून साजी नहीं है कि चलो भाई हम इस तरह समझते हैं, हमारे पास अक्सरियत भी हम कर ले। वैसे तो आम जो कानून साजी है उसमें भी कहीं ये मुमानियत नहीं है कि आप ऑपोजिशन से पूछ नहीं सकते। आपको हर कानून साजी पर ऑपोजिशन की राय भी लेनी चाहिए और उनके साथ एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। और इस मामले पर तो ये तो बहुत ही एक बारीक और बहुत ही एक सेंसिटिव मामला था, तो उसके ऊपर आपने ऑपोजिशन को कानो कान खबर तक नहीं होने दी कि आप करने क्या जा रहे हैं, या आप उनको बिठाते कि भाई आपकी भी राय अच्छा है कि अगर आप भी सपोर्ट करें। आपने उनकी हिमायत लेने की कोशिश की। तो ये तमाम चीज़ें आपस में खुद ये बता रही हैं कि किस तरीके से एक बदनीयती के तहत ये सिर्फ चंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तरमीम की गई है। इसके अलावा इससे जो और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है वो ये कि बेसिकली ये सिस्टम किस कदर खौफज़दा है। इस सिस्टम में जितने भी लोग इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं उनको ये एक लाहक है परेशानी कि उनको ये लगता है कि उनका जो भी हाथ में ताकत है, पावर है, इक़्तिदार है, इख्तियार है, वो कभी भी एकदम यूं कल के मुट्ठी खुलेगी और वो ख़त्म हो जाएगा, वो छू मंतर होके उड़ जाएगा। और वो उसी कमज़ोरी को ताकत बनाने के लिए बार बार तरमीमें करते हैं, बार बार मुख्तलिफ एक्ट्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह उसको अपने मुट्ठी में रेत को दबा के रखें। लेकिन रेत तो रेत है, ये बंद मुट्ठी से भी फिसलना शुरू हो ही जाती है। तो आप जितनी मर्जी मुट्ठी भींच लें ये तो फिसलेगी ही फिसलेगी, क्योंकि इक़्तिदार तो वैसे भी हमेशा सदा किसी के पास नहीं रहता। बहुत से लोग ये सोच के आते हैं कि जनाब वो पता नहीं कोई आब हयात पी कर आए हैं और ये भी सोच कर आते हैं कि शायद उनके पास अब इतनी ताकत आ गई है कि कोई उनको छेड़ नहीं सकता। लेकिन इवेंचुअली जब अल्लाह ताला आपके लिए कोई ज़वाल लिखता है तो आपकी एक दरख्त के सूखे पत्ते से भी जो है वो सारी महल जो है वो नीचे गिर सकते हैं। आपकी एक जो मच्छर है वो आपकी बादशाहत ख़त्म कर सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। तो जब उसका हुक्म होता है तो फिर तो खैर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि इस निज़ाम ने जो इससे हासिल किया है तो उससे ये साफ पता चलता है कि आपने अवाम का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको यकसर तब्दील किया, उनकी कॉन्सेंट और उनकी किसी किस्म की मुशावरत के बगैर, उनकी रिप्रेजेंटेशन के बगैर। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि अवाम की रिप्रेजेंटेशन ऑपोजिशन भी होती है, सिर्फ हुकूमत नहीं होती, और आपने कम अज़ कम ऑपोजिशन को तो कोई इसमें लूप में नहीं लिया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जब आप ये सब चीज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली इससे ये नहीं बता रहे कि इससे रियासत को फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका पर्पज़ क्या था। सबसे पहले देखिए अमेंडमेंट क्यों की जाती है। आप हर वक्त तो नहीं रूल्स चेंज कर रहे हो, तो रूल ऑफ द गेम हर वक्त क्यों चेंज करने की जरूरत पेश आती है। अब क्रिकेट है, उसके कुछ रूल्स अगर तयशुदा हैं, जो पुराने रूल्स थे वो वक्त के साथ अगर चेंज हुए हैं तो वो बहुत वक्त के बाद वैसे चेंज होते हैं, और अगर हों तो उसके पीछे कोई लॉजिक होती है। पहले हम सुनते थे बैट्समैन, फिर अब हम कहते हैं बैटर, तो उसकी एक वजह बना दी गई कि जी बैट्समैन जो हैं वो सिर्फ खवातीन, सिर्फ मर्द हजरात तो नहीं क्रिकेट खेल रहे। जब खवातीन की भी क्रिकेट टीमें बन गई तो उन्होंने बैट्समैन का लफ्ज़ चेंज करके उसको बैटर कर दिया।
آپ پہلے لال گیند سے کھیلتے تھے، پھر وائٹ بھی سے کھیلنا شروع ہو گئے، پھر آپ پہلے دن میں کھیلتے تھے، پھر فلڈ لائٹس میں بھی کھیلنا شروع ہو گئے، پھر آپ نے T20 بھی ایجاد کی، جیسے جیسے وقت کی ضروریات پڑی آپ نے ویسے ویسے اس کے چینجز کیے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ کی جو رکاوٹیں آتی تھی، جو کوئی پرابلمز ہوتی تھی، آپ ان کو دور کرنے کے لیے نئی نئی جو چیزیں ہیں وہ انوویشنز جو ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو آخر ایسی کیا پرابلم پیش آ رہی تھی کہ آپ کو لگا کہ ایک آئینی عدالت الگ سے بننی چاہیے؟ اس کا کوئی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کو کیا ایسی ضرورت پیش آ رہی تھی کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ ایک الگ سے فوج کا عہدہ بھی تخلیق کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی آپ کی ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں تو آپ نے بڑی زبردست شاندار کامیابیاں حاصل کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا گیون اسٹرکچر ہے، جو گیون سسٹم ہے، وہ بڑا پرفیکٹ کام کر رہا ہے، اسی لیے تو آپ نے جنگ میں کامیابی حاصل کی. تو پھر آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ اس کو چینج کریں؟ یہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جس کا جواب حکومتی وزراء کے پاس نہیں ہوتا. جب آپ ان کو ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں تو یہ بالکل آنسر لیس اور ہیلپ لیس لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کا جواب وہ کیا دیں، اس سارے معاملے کو ڈیفینڈ کیسے کریں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک آئینی مارشل لا ہے جو کہ امپوز کیا گیا ہے. اب جیسے جیسے ظاہر ہے اس کے اوپر بات ہوگی، مزید اپوزیشن کی طرف سے بھی اس کے اوپر آئیں گی اسٹیٹمنٹس بھی، لیکن سوال یہی ہے کہ کیا اسٹیٹمنٹس کو سے انہیں کوئی فرق پڑے گا، اس سے یہ کوئی تبدیلی کریں گے؟ تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال اس پہ مزید بھی اپنے اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور ایک جو بات اور میں کر لوں کہ شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ عمران ریاض کے اوپر بڑی ہرزہ سرائی کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ میں سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالتا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی جو یہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، سنا ہے گدھے پہ بیٹھ کے گدھا چلا گیا، تو اس ٹائپ کی انہوں نے ہرزہ سرائی کی. تو شاہد آفریدی صاحب جو عام طور پر سوشل میڈیا کے لوگ ان کو انڈے والی سرکار بھی کہتے ہیں، انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور بہت ہی بدتمیزانہ قسم کا یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ عمران ریاض بھائی کو جو ہٹ کر رہے تھے، تو پرابلم یہ کہ آپ کو کوئی بھی شخص پسند یا ناپسند ہو سکتا ہے، آپ کسی کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ شخص سچ نہیں بول رہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو آپ کو اس بات کے اوپر جج کر رہے ہیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. آپ جب ملک میں ایک ظلم و ستم کا پہاڑ جو ہے وہ گرم ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا سٹانس لے رہے ہیں؟ آپ کے اپنے وہ علاقے جن سے آپ بلونگ کرتے ہیں، آپ ان کی اونرشپ لیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ اس کے اوپر کتنا بولے؟ اور ایک ایسی حکومت جو کہ ایک لیجیٹمیسی نہیں رکھتی، آپ ان کے اس وقت جس کو کہتے ہیں بڑے حمایتی بنے ہوئے ہیں، ان کی تعریفیں آپ کرتے ہیں، اور آپ ہمیشہ جو مظلوم ہے اس کو آ کے جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ عمران ریاض کے اوپر گزری کیا ہے، اور وہ کن کن تکالیف سے گزر کر اور کس کس طرح کے خدشات کے باعث جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہیں اس ملک سے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز پہ آواز اٹھائیں کہ جناب یہ کتنی غلط بات ہے کہ جرنلسٹ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے ملک، آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہرزہ سرائی کر رہے ہیں کہ جناب کیوں کوئی چلا گیا. یہ بالکل وہی حرکت ہے جب ارشد شریف صاحب یہاں سے ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تو بہت سے لوگ اس بات پہ مذاق اڑانے لگ گئے، لیکن جب ان کی لاش واپس آئی تو پھر وہی سر پہ ہاتھ مار کے رونے بھی لگ گئے کہ یار ہم نے مذاق اڑایا تھا. تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نقصان ہو جائے، کسی کی جان چلی جائے تو پھر وہ سچا ثابت ہوگا کہ ہاں یار اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کا مطلب ہے خطرہ ہے. اگر وہ مر جائے گا تو، اگر وہ زندہ رہے گا تو پھر یہ سب ان کے نزدیک ڈرامہ ہوگا. تو شاہد آفریدی صاحب کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، آج کل کن کے اشاروں پر چل رہے ہیں، اور کیا ان کے موٹیوز ہیں، وہ کوئی اتنے ڈھکے چھپے تو ہیں نہیں. ساری قوم اب کافی سمجھدار ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ انہیں سمجھ آ جاتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو لوگ قومی ہیرو کا درجہ دیتے تھے، یا لوگ جن کو پسند کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، وہ بھی اس رجیم اور اس کی حرکتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.